नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप मेरे रैशनल इकोनॉमिस्ट? मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स मेंटर कोमल और आज हम पढ़ने वाले हैं उदय बैच में क्लास 11 की। ये हमारी सेकंड क्लास है। क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का पहला चैप्टर। तो भैया हमने अपनी फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? हमने अपनी फर्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर कवर कर लिया है। क्या पढ़ लिया है? स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर। थोड़ा पीछे चलिए। तो भैया स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर क्या था? इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स हमने कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट किए, हमारा चैप्टर 1 है स्टैट्स का। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 अपनी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था अपनी पहली क्लास में कि भैया इस बार 11 के इकोनॉमिक्स को 9-10 की इकोनॉमिक्स की तरफ मत समझना। बिल्कुल जी, हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। अगर 9-10 में आपको नहीं समझ में आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छे थे, तो ये मत समझना कि ये तो अब मेरे लिए बिल्कुल हलवा है। ठीक है, तो आज हमारी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहली क्लास। आप बोलोगे मैम अभी तक तो हमारा सब्जेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स था। जब हम 9-10 में पढ़ रहे थे तो हमारा सब्जेक्ट क्या था जी? सिर्फ इकोनॉमिक्स। आज आपने ये एक और आगे इसके छोटा सा शब्द लगा दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, आप क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और 12th में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड में। और जो दूसरे बोर्ड्स के हैं अदर देन सीबीएसई बोर्ड्स, वो माइक्रो और मैक्रो क्लास 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी दूसरे स्टेट बोर्ड्स या आईएससी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर आपके क्लास 12 के लिए है और सीबीएसई के लिए ये क्लास 11 का लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? पहला टॉपिक है कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, तो भाई इकोनॉमिक्स तो हमें पता है क्या होता है, चॉइस ऑफ मेकिंग्स का डिसीजन इन प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। तो जब भी चीजों की कमी होती है और हमें डिसीजन लेना होता है, वहां पे इकोनॉमिक्स जो है वो काम आता है। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। लेकिन 11-12 में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो नाम से ही थोड़ा आइडिया तो आ रहा है। माइक्रो मतलब जैसे माइक्रोस्कोप में देखते छोटी छोटी चीजें, तो माइक्रो मतलब कुछ ना कुछ आप छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करोगे, और मैक्रो मतलब आप बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करोगे। बड़े बड़े ये यहाँ पे जो होंगे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है जी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम चीजें छोटी छोटी डिस्कस करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी चीजें जो है वही चीजें छोटी। कभी मारियो वाला गेम खेला है? मारियो खेला है ना, तो जब उसके पास सुपर पावर नहीं होते वो छोटा होता है, और जैसे ही सुपर पावर आ जाते हैं वो बड़ा यानी मैक्रो हो जाता है। तो वैसे ही बात है, जब सिर्फ मेरी बात होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिर्फ आपकी बात होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन जब हम सबकी बात होगी, पूरे पॉपुलेशन की बात होगी, तब वो बन जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए थोड़ा और डिटेल में गपशप करी जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, तो जी यहां हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में एक चीज बताऊं और एक रिक्वेस्ट भी है, कभी भी लिखते वक्त ऐसा नहीं लिखोगे माइक्रो और 2 किलोमीटर की स्पेस के बाद इकोनॉमिक्स। ये कोई शब्द होता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2 किलोमीटर बाद इकोनॉमिक्स नहीं लिखते हैं, साथ में लिखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये पूरा एक शब्द है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक शब्द है। तो 2 किलोमीटर बाद इकोनॉमिक्स
मत लिखना, ठीक है। रब कर दिया जाए जी, बिल्कुल। तो इसको जरा इरेज कर दें हम। चलिए, तो अब डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या डिफरेंस बताएंगे हम? भाई सबसे पहली बात तो मीनिंग बता दीजिए मैम। आज तो हम पहली बार देख रहे हैं कि माइक्रो और मैक्रो भी कुछ होता है। तो मीनिंग क्या है बेटा? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, को हम क्या बोलते हैं? हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी कि एक सिंगल सेलर, एक सिंगल बायर, एक सिंगल प्रोड्यूसर, एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर, एक सिंगल एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, वो सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं भाई? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ना, एग्रीगेट्स की स्टडी को। एग्रीगेट मतलब होता है सब कुछ, तो एग्रीगेट करना होता है इकट्ठा करो, एक साथ करो। तो जब हम एक साथ सबके बारे में पढ़ेंगे, क्लास 11 का एक बच्चा, क्लास 11 का सारे बच्चे, तो एक बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सारे बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मान लीजिए आपके स्कूल में 6-7 सेक्शंस हैं क्लास 11 के, तो एक सेक्शन क्लास 11A, क्लास 11A मेरे लिए माइक्रो हो सकता है, लेकिन अगर क्लास 11A, B, C, D, E, F तक सेक्शन है, ये सारे क्या बन जाएंगे मेरे लिए? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी बन जाएंगे। यानी जब भी मैं सबकी बात करूं, ठीक है, क्या बात करूं? जब मैं सबकी बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब मैं इंडिविजुअल की बात करूं, एक इकोनॉमिक्स की क्लास 11A, सिर्फ एक क्लास 11 की क्लास की बात करी तो वो क्या हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। जब सबकी बात करी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स देंगे? देखो, कोई भी चीज की स्टडी बनी ना, ठीक है, मैथमेटिक्स बना नंबर्स की पहेलियां सुलझाने के लिए, ज्योग्राफी बना आपको दुनिया के बारे में, दुनिया कैसी दिखती है आपको उनके बारे में बताने के लिए हमने ज्योग्राफी बना दी, ठीक है। आपके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मैप वगैरह, रिवर्स कहाँ पे हैं, ओशंस कहाँ हैं, माउंटेन कहाँ है, ये सब जानने के लिए ज्योग्राफी बन गई। हिस्ट्री आपको अपने इतिहास के लिए बनानी पड़ेगी, भाई अपने इतिहास को समझो। फिजिक्स बनाया कि भैया आप थोड़ा अपने आसपास डिस्टेंस समझिए, स्पीड समझिए, एक्सेलरेशन समझिए, ग्रेविटी समझिए। तो भाई ये कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों बनाया? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ये? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो है हाउ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी डन। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स बनाई, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि भाई कितनी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, कितनी इनकम चाहिए, उसके लिए हमने बना दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये क्यों? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट के जानकारी के लिए बने। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कि भैया कितना इनकम, कितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यही इनके सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करना है। टूल्स क्या है? ठीक है, टूल्स किससे कैसे पढ़ोगे? ठीक है, कोई चीज को पढ़ने के लिए उसके टूल्स चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए उसके टूल्स चाहिए। तो अगर इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट दोनों है तो इसके टूल्स क्या है? भाई इसके टूल्स हैं इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। और इसके टूल्स क्या है? इसके टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो मेरी तरह शॉर्टकट मत मारना, पूरा पूरा लिखना, एग्जाम में नहीं तो नंबर नहीं देगी मैडम जी, ठीक है। टर्म्स,
ठीक है, टर्म्स, इसको और कहाँ से आए ये टर्म्स? भाई हमें पता है मोस्टली सारे जितने सब्जेक्ट के नाम उठ के आए हैं ना, ये सारे ग्रीक और लैटिन भाषाओं से आए। तो भैया ये भी वैसे ही आया है। इसको बोला जाता था मिक्रोस। क्या बोला जाता था? मिक्रोस। मिक्रोस का मतलब स्मॉल। मिक्रोस का मतलब क्या है? स्मॉल। और इसे बोलते थे मैक्रोस, लैटिन ग्रीक भाषा में मैक्रोस, जिसका मतलब था लार्ज। तो मैक्रोस को हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स बना दिया, मिक्रोस को हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स बना दिया। इकोनॉमिक्स का मतलब ओइकोनॉमस, एक शब्द है ओइकोनॉमस जिसका मतलब है स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो छोटी स्टडी ऑफ हाउस होल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़ी स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे चलिए जी आगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? भैया ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्राइस फाइंड आउट करना कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होनी चाहिए, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना प्राइस, कितना पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, और यहां पे क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्या होनी चाहिए? एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए? तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें प्राइस के बारे में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में है भाई जानना। ऑब्जेक्टिव है कि आप हमें इक्विलिब्रियम प्राइस बता दीजिए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बता दीजिए, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होने चाहिए वो बता दीजिए, और मैक्रो में टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट, टोटल इनकम और टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है कितनी होगी, ये हमें तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता करना है। अदर नेम, जैसे आप सबका पेट नेम होता है ना, मेरा भी एक पेट नेम मैं बताऊंगी नहीं, हंसोगे है ना, आपका भी होगा चिंटू, मिंटू, सोनू, बबलू, है ना, सोनटू, मोंटू, मोटू, छोटू, बुब, ऐसा कुछ बोलते होंगे घर पे, ठीक है, नाम को बिगाड़ कर। तो वैसे ही इनके भी कुछ पेट नेम है। इसका अदर नाम है प्राइस थ्योरी। क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को? माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं प्राइस थ्योरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ लग रहा है ना थ्योरी का, सही कर ले, नहीं तो बोलोगे मैडम को स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, तो प्राइस थ्योरी। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए इनके डार्क नाम। डार्क नाम मतलब पेट नेम, निक नेम। ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए मैम, इतनी कहानियां सुना दी, एग्जाम्पल तो दे दो। तो जितने भी चैप्टर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं वो सारे एक एग्जाम्पल है, जितने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे वो इधर एग्जाम्पल में लिख देंगे। तो भाई हम शुरू किससे करते हैं? तो हमारा शुरू होता है डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिख देना, सप्लाई, मार्केट, इंडिविजुअल सैलरी, अगर बात करें इंडिविजुअल इनकम की बात करें, इंडिविजुअल इनकम, यहां पे भी इंडिविजुअल लगा देना, हाँ, डिमांड के आगे भी इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, ये सारे जो है वो हमारे एग्जाम्पल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पढ़ते हैं यहाँ। पावर्टी एक की थोड़ी होती है, सबकी देखते हैं। इन्फ्लेशन पूरे देश का देखोगे। तो ये सारी जो बातें हो गई वो एग्जाम्पल हो गए मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के। तो समझ गए बेटा, डिफरेंसेस समझ गए ना? बिल्कुल चकाचक समझ गए कि भाई मीनिंग है इंडिविजुअल स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स है पूरे इकोनॉमिक की स्टडी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ सेंट्रल प्रॉब्लम है, और इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम है इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करना। टूल्स क्या मिलेंगे आपको? इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे मिलेगा आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई टर्म, मिक्रोस यानी स्मॉल, माइक्रोस यानी लार्ज। ठीक है, बात यहां तक हुई। पीछे जाओ थोड़ा सा भाई, पीछे जाओ, आगे नहीं आना, पीछे जाना है। चलो नेक्स्ट पे गए तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या आया? प्राइस ऑफ
यहाँ पे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव है इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है टोटल आउटपुट, टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट निकालना। अदर नेम, इनके पेट नेम, निकनेम क्या है, प्राइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल के लिए इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल इनकम, ये सारा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सब पढ़ना है। चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है, हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी इकोनॉमिक्स देखा क्या है, डेफिनेशन देख ली, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंसेस हो गया। अब ये इकोनॉमिक्स को हमने एक और डिवीजन दे रखा है कि भैया ये पॉजिटिव हो सकता है और नॉर्मेटिव, बेटा नेगेटिव नहीं, नॉर्मेटिव, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग क्या है भाई, जो चीज एक्चुअल है, क्या है, एक्चुअल में है, जो चीज व्हाट इज है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज, ठीक है, जो एक्चुअल में प्रेजेंट करती है वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक थ्योरी फैक्ट पे डिपेंडेंट है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो डिपेंडेंट होती है शुड बी, मतलब क्लैरिटी नहीं है, हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है ये प्रूफ करने के लिए, तो जो चीजें शुड बी या फिर ought to be होती है, ought to be, होना चाहिए था ऐसा, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पहली बात क्या बोली, जो चीजें एक्चुअल फैक्ट्स पे डिपेंडेंट है, नंबर्स पे, फिगर्स पे, व्हाट इज एक सत्य वचन है, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट, होना, ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा करना चाहिए था, ठीक है, हमको पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए प्लान बनाने चाहिए थे, हमें इन्फ्लेशन घटाने के लिए बैंक रेट कम कर देना चाहिए था। तो ये चीजें जब हम बोलते हैं कि क्या करना चाहिए था फ्यूचर में, शुड बी, ought to be, वो हो जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। वेरिफिकेशन, भैया इसका कैन बी वेरीफाइड, बिल्कुल आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, किससे, फैक्ट्स और फिगर्स से, फैक्ट्स और डेटा से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन ये तो हम सजेशन दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम सजेशन दे रहे हैं, हम सजेशंस दे रहे हैं। तो हमारे सजेशंस किसी भी फैक्ट और डेटा पे डिपेंडेंट नहीं होते। दीज कैन नॉट बी वेरीफाइड, इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी वेरीफाइड, ठीक है। आईडी लगा दो, कैन नॉट बी वेरीफाइड, एक ही बात है, कैन नॉट बी वेरीफाइड। उतना ग्रामर नहीं देखना पड़ता हमको, नंबर तो मिल जाएंगे। कैन नॉट बी वेरीफाइड, चलिए जी, ठीक है। वैल्यू जजमेंट, भैया ये एंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वैल्यू जजमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दे आर टेलिंग यू अबाउट एंड्स, तो यहाँ पे वैल्यू जजमेंट कि भाई अच्छा था या बुरा था, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्स और फिगर्स पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जजमेंट आपको नहीं मिलेगा। क्या होगा, वैल्यू जजमेंट जो है वो नहीं मिलेगा। नो वैल्यू जजमेंट, ठीक है। और यहां पे देयर एग्जिस्ट वैल्यू जजमेंट, ठीक है। भाई कुछ ऐसा करना चाहिए, शुड बी, ought to be, ये आपके वैल्यू जजमेंट का पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल दीजिए भाई, एग्जाम्पल दीजिए। ओके, एग्जाम्पल ये रहा आपका, इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड नेशन।
तो मैंने बोला कि एग्जाम्पल है कि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन वाला नेशन है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो भैया ये सत्य है, फैक्ट से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, डेटा से आप देख सकते हो कि भैया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 में तो हम पॉपुलेशन की गिनती में आते हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड नेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंडिया should work on reducing birth rates। तो बर्थ रेट्स को कंट्रोल करना है, इंडिया शुड कंट्रोल बर्थ रेट्स, ऐसा बोल लो। तो ये शुड है, यहाँ पे आप एक वैल्यू जजमेंट दे रहे हो, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकती कितना कम करें, बस आपने एक सजेशन दे दिया कि इंडिया को कम करना चाहिए अपना बर्थ रेट, ठीक है। आगे चलें, चलो। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव यहाँ पे बताना है, अभी हमने सीखा है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के डिफरेंसेस। तो पब्लिक पॉलिसी शुड बी कंसर्न्ड विद हाउ टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक पॉलिसीज क्या है, कंसर्न है कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करें। तो जैसे ये शुड भी आ जाता है तो यहाँ एक सजेशन है, शुड भी आ गया तो यहाँ क्या है, एक सजेशन है। तो सजेशन मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी शुड बी कवर्ड, शुड बी कंसर्न्ड विद हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मेटिव हो गया। ये कौन सा हो गया, नॉर्मेटिव। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल शिफ्ट्स पीपीसी टू द राइट। तो भैया इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल होगा तो पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। पीपीसी होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल आएगा तो इंडिया को फायदा होगा, इसीलिए वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या बात है, ये बात है पॉजिटिव। ये कौन सी बात है, ये पॉजिटिव है, हम इसको फैक्ट्स और फिगर्स से चेक कर सकते हैं। इंडिया शुड टेक, भाई फिर आ गया, शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप लेना चाहिए। कौन सा स्टेप लेना चाहिए, नहीं बताया। स्टेप लेने से कितना इन्फ्लेशन कम होगा, वो भी नहीं बताया। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया नॉर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आगे चले। $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹60, बिल्कुल सत्य वचन है। आप अभी गूगल करोगे तो आपको कोई ना कोई एक्सचेंज रेट मिलेगा, शायद आपको ऐसा मिलेगा कि $1 इज इक्वल्स टू 83.06, ऐसा कुछ मिल जाए। तो ये तो डेटा पे डिपेंड कर रहा है, ये फोरकास्ट हो रहा है, करेक्ट है। तो ये बात हो गई हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। वी शुड कट टैक्सेस, भैया एक सजेशन मिल रहा है कि टैक्सेस कट करने चाहिए। क्यों, डिस्पोजेबल इनकम के लेवल्स को बढ़ाने के लिए। डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने के लिए आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा सकते हो, आप यहाँ पे टैक्स रेट्स को कम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जो है सब्सिडी ज्यादा दे सकती है। तो कई सारे सजेशन हो सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम यानी आपकी इनकम को बढ़ाने के। तो लेकिन जैसे कि यहाँ पे शुड, मतलब ये देखना कि शुड और ought टू भी अगर यूज होता है तो ज्यादातर वो ज्यादा क्या 99.99 या 100% जो है वो नॉर्मेटिव होता है। तो ये भी क्या है, हमारा नॉर्मेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, नॉर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। टैक्स कट would improve the quality of life for every Indian. would improve सजेशन है, क्या है कि टैक्स कट would improve the quality of life for every Indian. क्वालिटी, अगर टैक्स कट करोगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या हमारा नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसमें बोला है कि टैक्स कट करने से लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्या इसके साथ हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है? तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, कि भाई ऐसे आपको फैक्ट्स और फिगर्स मिलेंगे जहां पे टैक्स कटने पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हुई है। तो ये बात हो गई हमारी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव सेंटेंसेस की। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे एक अगले बेहतरीन से लेक्चर के साथ इन आवर स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। टिल देन, learn with a smile.